about the linear momentum of a system of particles. So our topic of discussion is the linear momentum of this very interesting topic, linear momentum, the linear momentum of a system of particles, of a system of particles. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इससे हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब सबसे पहले हम अपने प्रायर नॉलेज के साथ शुरू करना चाहते हैं। हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक सिंगल पार्टिकल है। लेट अस कंसिडर ए स्मॉल पार्टिकल। वी कंसिडर जस्ट दिस इज अ स्मॉल पार्टिकल of certain mass m. This is a small particle of mass m, and if this particle is moving with some velocity v, then the linear momentum of this single particle is represented by p vector, and this is the mass scalar into vector. So this is a vector quantity. All right. So now, if p is the momentum of this single particle, then according to the Newton's second law of motion, a rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and the change takes place in the direction of the applied force. So हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F is equal to some constant time rate of change of the linear momentum. So here in the Newton's second law of motion, here K is equal to 1. So you are left with the F, this is the applied force, is equal to जितनी तेजी से मोमेंटम बदलेगा। मोमेंटम बदलने का मतलब सीधा साफ साफ है कि जितनी तेजी से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज योर मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ये हमने अब अभी तक जो कुछ पढ़ रखा है। हम अपने डिस्कशन को अब सिंगल पार्टिकल से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में लेके चलते हैं। देखिए, ये रहा आपका सिंगल पार्टिकल जिसके बारे में हमने अभी तक बात की, और इसका कोई मास m है। हम क्या करते हैं कि इससे हम इस तरीके का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें इसके तरीके के काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल हैं। जैसे ये मास हो गया, ये सब मासेस हैं, और there are large number of small particles arranged, and this acts like a system of n particles. अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ मासेस को हम कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस मास को नाम रख देते हैं कि ये मास कोई m1 है और इसकी अपनी वेलोसिटी v1 है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, p1 इज इक्वल टू m1 v1। इसी तरीके से हम इस मास को कंसिडर कर सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं m2 और इसकी वेलोसिटी रहेगी v2, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा p2 m2 v2। इसी तरीके से किसी एक पार्टिकल का और नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दिया हमने m3 और इसकी वेलोसिटी रहेगी v3। इसी तरीके से अब हम सभी का तो नहीं लिख सकते, हम इसी तरीके से nth पार्टिकल को, nth मास को चूज कर लेते हैं mn, और इसी तरह की इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vn। सो अब हम मानते हैं कि यदि हमने बहुत ज़्यादा संख्या में यदि मासेस को यहाँ इकट्ठा किया है, तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं तो किसी पॉइंट के ऊपर एक सेंटर ऑफ मास होगा, और इस सेंटर ऑफ मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा मास, सेंटर ऑफ मास, और इसका यदि हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं और ये मूव करे, यदि ये सारा सिस्टम इंटरेक्टिंग है, और इंटरेक्टिंग होने के बाद ये तो इंटरेक्टिंग है तो इंटरनल फोर्सेस काम करेंगे, but if we are applying some external force on this, then it may move with some velocity v. This is the velocity of center of mass. m is the mass of the system of n particles. सभी masses को आप जोड़ दो, उससे कैपिटल m आ जाएगा, और यदि मूव कर एक्सटर्नल फोर्सेस से तो उसकी जो वेलोसिटी बनेगी उसका हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, हम आगे चलते हैं और उसमें हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि लेट, मान लेते हैं कि लेट कैपिटल P be the momentum of the system। जो कैपिटल P है ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। जैसे ये मूव करेगा तो उसका एक मोमेंटम होगा, तो ये सारे सिस्टम का, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का इकट्ठा मोमेंटम है। एंड जो स्मॉल p1 है, स्मॉल p1 p2 p3 सो एंड सो ऑन, ऐसे pn बी द मोमेंटम ऑफ
of masses m1 m2 so and so on mn। सो जिसका जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो एंड सो ऑन ऐसे pn हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ओके, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, ये टोटल मोमेंटम कैपिटल P दिस इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी प्लस this is mass time velocity, this is again mass time velocity plus so and so on, this is mass of nth particle and this velocity of nth particle। Okay, so this is what the system of n particle is the momentum of system of n particle। तो हमारा जो हेडिंग है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये पूरा हो गया है। इक्वेशन नंबर 3 में आप यदि यहाँ देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब आप यहाँ देखें कि हमने पढ़ा है कि मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास में हमने ये पढ़ा था दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू m1b1 plus m2b2 plus mn this is equal to the mass of the entire system and the velocity of center of mass। So here I can write now the capital P is equal to the mass of system, the entire system, and this is the velocity of center of mass। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। This is the mass of the system, m is the mass of the system, and b is the velocity of, this is the velocity of center of mass, this is the velocity of center of mass। Now we'll just see कि अब इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन कैसे होगा। हमने सबसे पहले देखा कि मोमेंटम सिंगल पार्टिकल का ये था, तो जो सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल का यदि आपने मोमेंटम लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द वे टू राइट द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द total mass of the system and the velocity of the center of mass। Now we will just see कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के लिए कैसे लिखा जाएगा। तो हम यदि यहाँ लिखें कि डिफरेंशियल कर दीजिए आप इसका dp अपॉन dt इज इक्वल टू मास इज कांस्टेंट, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे dv अपॉन dt। So you know that dv upon dt is then acceleration of the center of mass। So you can write that dp upon dt is equal to mass time acceleration of the center of mass। So this is the total mass of the system and this is the acceleration of center of mass। Okay, so this is what the external force acting on the system, this is the equal to, okay, this is further equal to the external force acting on the system। अब हम कल्पना करें, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जितने पार्टिकल्स, ये जो सिस्टम में पार्टिकल्स हैं, मासेस हैं, छोटे छोटे मासेस हैं, ये अपने आप में भी इंटरेक्ट करते हैं, बट इनका जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है F12 इज इक्वल टू F21, तो वो ज़ीरो होता है टोटल, तो इंटरनल जो फोर्स है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यदि मान लो बाहर से जितने भी फोर्सेस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं उनका सम जीरो हो जाए, क्योंकि बिकॉज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इक्वल और ऑपोजिट बनते चले जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो dp अपॉन dt है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ p का वैल्यू भर दीजिए, यू नो दैट कैपिटल P इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी। सो अब मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप ये कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मास इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मास तो सिस्टम का ज़ीरो नहीं है, दिस मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो ज़ीरो आता है। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करनी है हमने। इसका मीनिंग ये रहेगा कि द सेंटर ऑफ मास, यदि मान लो आपके सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 4 6 10 जितने भी हैं, यदि उन सभी का वेक्टर सम जीरो आ जाता है तो आपका जो सिस्टम है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये इसका कंक्लूजन है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन।
कि यदि सब फोर्सेस का वेक्टर सम 0 आ जाता है, then your system of n particle will move with the constant velocity. Okay. जो Newton's second law of motion on the system of particle is external force is equal to a rate of change of the total momentum of the system of n particles. हमने पढ़ा कि यदि ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम यदि 0 हो जाए, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो 0 हो जाएं, then this means that dp upon dt is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम है सारे सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. So now we will try to study this further as the application of this concept. हम इस concept को हम apply करके कुछ हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं. हम पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से पहले हम कुछ इसकी और फिजिक्स हम सीखना चाहते हैं कि ये देखिए, यदि आपके पास ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द इंटायर सिस्टम. ओके, यदि ये कांस्टेंट आता है, इफ दिस इज कांस्टेंट, तो यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यदि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसको कैसे हम ब्रेक करके लिखेंगे. देखिए, ये हो जाएगा इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट p बाई, इसको ऐसे लिखा जाएगा, और p z कंपोनेंट को आप ऐसे लिखेंगे. नाउ इफ दिस मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज कांस्टेंट, if the momentum of this system is constant, what does this mean? That this means that all these values, this px has some constant value like c1, p by has another constant, this is c2, and pz is another constant, this is p3. So all these px, py and pz are also constant, right? This is what very important thing we have to learn from here. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, decay of a radioactive न्यूक्लियाई. हम एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डिके की बात करते हैं. ये देखिए, ये है हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाई विच इज स्लोली मूविंग न्यूक्लियाई. दिस is the decay of a radium. So this is radium. This is decay of a radium. So this has certain mass. This is the mass of the radium, and it has some velocity v. It is moving slowly along x-axis, I can say. अब इसका अपना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा. इसका लीनियर मोमेंटम होगा कोई मास टाइम वेलोसिटी, राइट? So as this is a radioactive nuclei, so what will happen? It will decay according to the internal forces. External forces की वजह से वो decay नहीं होगा. तो हम ये decay इस तरीके से होगा. Its decay is because of the internal forces. So one part of this nuclei will go in this direction. So that is for example, its alpha particle will go in this direction. This is what alpha particle is. Alpha particles are helium nuclei, and the radon part will go in the another direction. So the radon will go in the opposite direction. So as the alpha particle is of small mass, so the heavier mass will have the small mass have the large velocity, and the heavier mass will have the small velocity. This is the heavier mass. Okay, so this has small velocity. This is of some mass, I can say this is some mass m3. This is some mass m2, and this is m1. So इसका जो velocity होगा, here the velocity is b1 and this velocity is b2. So here b2 is very much less than b1 to conserve the linear momentum also. और ये इस तरीके से जाएंगे एक दूसरे के फ्लाई ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सच ए वे कि जो सेंटर ऑफ मास है अपनी सेम डायरेक्शन में आगे मूव करेगा, उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सी इट इज ब्यूटीफुल. यू कैन राइट सी ओवर हियर
center of mass will keep on moving in the same direction as it was going. So this is all because of the constant momentum. ये देखिए जितना मोमेंटम उसका यहाँ है, ये वही मास यहाँ है और ये वही वेलोसिटी यहाँ है, वो अपनी सेम वेलोसिटी से जितना उसका इनिशियल मोमेंटम था p इज इक्वल मास इंटू वेलोसिटी, और ये सेम मोमेंटम रहा p इज इक्वल मास इंटू वेलोसिटी. ना दिस टू मोमेंटम आर इक्वल एंड ऑपोजिट. यहाँ देखिए ये मास बहुत बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी कम है, और ये मास कम है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा है. तो ये जो इक्वल और ऑपोजिट होंगे एंड दे कैंसल आउट वन अनदर, राइट. सो देयर इज वन अनदर एग्जांपल. यदि आप ऐसा देखें कि फॉर एग्जांपल के एक अनदर पार्ट या एस्पेक्ट भी इसको डिस्कस करने का हो सकता है. इफ वी ऑब्जर्व दैट द डिके फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. हम ऐसे रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट फ्रेम में नजर आए. तो आप ये देखिए कि आपको आपका रेडियम जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, वो इनिशियली रेस्ट में है. ओके, अब यदि इनिशियली रेस्ट में है और फिर अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से यदि वो ब्रेक होता है, टूटता है, तो क्या होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी. सो दिस इज द मास ऑफ द रेडियम इनिशियल एंड वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो. दिस मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो. तो इनिशियल मोमेंटम यदि जैसे आप यहाँ देखिए, मोमेंटम बिफोर डिके इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर डिके. तो यहाँ मोमेंटम बिफोर डिके क्या है, जीरो. तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके प्रोडक्ट होंगे वो कुछ इस तरीके से डिके होंगे. देखिए इसका एक प्रोडक्ट रहा, वो रहेगा अल्फा पार्टिकल. तो हीलियम है और उसमें उसका मास जो है वो थोड़ा होगा, विल बी ऑफ स्मॉल मास. सो विल राइट दिस द हीलियम, और इसके साथ मास हम रख सकते हैं, इसका नाम कोई m1, और इसका जो वेलोसिटी होगा वो v1 होगा, राइट. और इसका जो दूसरा मास होगा वो हैवियर मास होगा इसके कंपैरिजन में. सॉरी, the second mass is like this, and this is heavier in comparison to helium. So this mass is like this. Okay, so this mass is, now if this mass is greater, if this is radium and this is radon, okay, and this is helium, this has some velocity v2 and this mass is m2. now see here, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है जीरो है. सो ये इनिशियल मोमेंटम आप यहाँ लिखें, कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. सो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम इज m1 b1 for alpha particle and m2 b2 for radon. So you can write that m2 b2 is equal to minus of m1 b1, means b2 is equal to minus of m1 upon m2 into b1. This means it fly off in the opposite direction to conserve the momentum, right. So that momentum will remain conserved, is the conservation of the linear momentum. So इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि जो रेडॉन है वो एक हैवी पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो हीलियम है एक लाइट पार्टिकल है तो वो लार्ज वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. तो हियर आई कैन से दैट b1 is very much greater than b2 to conserve the momentum. So this is the example of the momentum conservation, but we have learned from this text from the system of n particles. I would like to discuss one more example with you. हमारा एक अलग एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे. बाइनरी स्टार्स, द सेम प्रोसेस इन द बाइनरी स्टार्स, द मोशन ऑफ बाइनरी स्टार्स. इसको हम डबल स्टार्स भी कह देते हैं. ओके, सो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और उस डायग्राम की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. हम इस डायग्राम से ही सारा कुछ समझ जाएंगे. बहुत आसान आपको लगेगा इसको समझना, एंड यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग. सो वर्किंग भी देखिए, हमारे पास यहाँ दो स्टार्स हैं. ये रहा स्टार S1, और ये ध्यान दें आप, ये रहा स्टार S2.
सो ये जो स्टार है इसका मोशन जो है वो कुछ इस तरीके का है। जो S1 का मोशन है, डॉटर लाइन आप देख रहे हैं, जो इस तरीके से चलेगा, और जो S2 स्टार है उसका मोशन जो है इस तरीके से चलेगा। पर ये थोड़ा सा आपको देखने में पहले केस में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इसमें कॉम्प्लिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। आप देखें, हमने पढ़ रखा है अभी तक कि यदि हमारे पास दो मासेस हो, मास जिनका सेम हो, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर में अलाई करता है। उसका फार्मूला आपने पढ़ा है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ये हमने पढ़ रखा है। ओके, सो ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है। इफ दिस two stars are of masses m, S1 star has mass m and S2 star also has mass m। हम ये इसमें मान के चलते हैं कि हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है, उसकी हम एप्लीकेशन जिसकी हम पढ़ रहे हैं कि यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कैपिटल P। हम ये पढ़ रहे हैं कि यदि बाहर से आपके कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इफ़ देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो ये जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट रहता है। इस कंसेप्ट को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम इसमें ये देखेंगे कि देखिए इस सिस्टम में ये दो स्टार्स का सिस्टम है, जिस टू स्टार सिस्टम है, इट्स कॉल्ड बाइनरी स्टार। तो ये जो बाइनरी स्टार है देखिए ये अपने अपने लपेटे में ऐसे 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 करके घूम रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं, तो दूसरा स्टार भी ऐसे घूम रहा है। यदि आप स्टार्स के मोशन को देखें तो आपको बड़ा कम्प्लेक्स लगेगा और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर बेसिकली कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दिस इज़ ए वेरी सिंपल। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, यदि कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, देन इट कीप ऑन मूविंग इन द सेंटर। तो ये लगातार इस सेंटर लाइन के ऊपर बड़े आराम से चलता चला जाएगा। ओके, अब दो संभावनाएं हैं। एक संभावना ये है कि आप एज ऑब्जर्वर बन के किनारे से यहाँ से देखते फिरें। यदि आप मान लो कि इसको, इस सेंटर ऑफ मास को यहाँ से बैठ के देख रहे हैं आराम से, ओके, आप ऑब्जर्वर बन के, ये आपकी लोकेशन होगी कि आप यहाँ से देख रहे हैं। ओके, और एक संभावना ये भी है कि आप ऑब्जर्वर हो गए, तो आपको कैसा दिखेगा? आपको अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन के अलोंग जो है चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो दोनों स्टार्स के बीच में नजर आएगी। और यदि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है इट विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। संभावना दूसरी ये भी है कि अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से उठ के जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ गया है। अब आप यहाँ बैठ गए, ठीक है, अब आप ऑब्जर्वर बन के बिल्कुल इस स्टार के जो सेंटर ऑफ मास है वहीं बैठ गए, यही आपकी पोजीशन हो जाएगी। तो जैसे आप खेत से बस को देखें सड़क पर चलता हुआ तो आपको बस चलती हुई नज़र आती है, पर यदि आप उसी बस में बैठ जाएं तो आपको लगता है कि सारे यात्रियों के आप जब आप पास पहुंच जाते हैं तो आप खुद को रेस्ट में फील करते हैं, बस के साथ आप रेस्ट में होते हैं। यदि ऑब्जर्वर जो है इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर बैठ जाता है तो क्या होगा? तो आपको लगेगा कि जो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में लगेगा, बट दीज टू स्टार्स आर मूविंग इन ए सर्कल। ये जो दो स्टार जो हैं वो सर्कल में मूव करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी? वो डायमेट्रिकली एक ऑपोजिट एंड्स के ऊपर होंगे, दे विल बी प्लेस्ड डायमीट्रिकली। एक डायमीटर के एक एंड पर होगा और दूसरा दूसरे एंड के ऊपर होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो इस तरीके की है, आप इसको डायग्राम में देख रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास जो है वो आपको रेस्ट में लगेगा। ओके, so but we have studied thus the in our frame of reference the trajectory of the stars are the combination of, इसमें क्या है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ये जो यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और दूसरा है इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द सेंटर, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द स्टार्स। दूसरा हमने ये पढ़ा circular orbit of the stars around the center of mass. Okay, so this is all about the two examples and very important examples of the conservation of the linear momentum of the system of n particles. I hope that you have understood the concept of the system of linear momentum of system of n particles and how to apply this concept with the help of the examples. You can read a few more examples to understand it in a deeper details, but it is a part that is explained in NCERT. So I'm now closing the video. If you have any question you can ask, right?